हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन यूजिंग हेसेस लॉ पे है। आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। आज के लेक्चर में पहली बात हम ये सीखेंगे व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। दूसरी बात हाउ टू राइट डाउन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तीसरी बात हम लोगों ने ये सीखनी है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। और आखिर में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हेसेस लॉ अप्लाई करके थर्मोकेमिकल इक्वेशन से हम एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कोई भी ऐसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को इंक्लूड कर दें उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद आज की जो टाइप एग्जांपल जिस कंपाउंड को यूज करके हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन के लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे ये है हमारे पास लिथियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आज हम लिथियम क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयोनिक सॉल्यूशन देयर आर ऑलवेज थ्री टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस विच आर इन्वॉल्व। तीन टाइप की एंथैल्पी चेंजेस हैं। कौन कौन सी तीन टाइप की एंथैल्पी चेंजेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। नंबर वन, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, जो बहुत कॉमन है। जाहिर सी बात है जब हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे कॉमन एंथैल्पी चेंज जो उसमें होती है वो होती है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। नंबर टू, लैटिस एंथैल्पी। आयोनिक कंपाउंड को जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें जो एंथैल्पी होगी वो होगी लैटिस एंथैल्पी। और अगर कभी आप किसी आयोनिक कंपाउंड की जगह कोवलेंट कंपाउंड ब्रेक कर रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। और तीसरी एंथैल्पी चेंज जो हमेशा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन में होती है इट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो तीन एंथैल्पी चेंजेस जो मैंने आपको बताई जो हमेशा आपने याद रखनी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। नंबर वन, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। नंबर टू, लैटिस एंथैल्पी अगर आयोनिक कंपाउंड का आयोनिक सॉल्यूशन है, और बॉन्ड एंथैल्पी अगर कोवलेंट कंपाउंड का आयोनिक सॉल्यूशन है। और नंबर थ्री, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये तीन एंथैल्पी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, लिथियम क्लोराइड सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन उसकी आयोनिक इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन जब हम बनाएंगे आयोनिक सॉल्यूशन के लिए तो दो डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनसे आप थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बना सकते हैं। मैं दोनों स्टाइल आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जैसे देखें पहला स्टाइल हमारा क्या होगा। अगर हम लिथियम क्लोराइड लें, सॉलिड सॉलिड लिथियम क्लोराइड लें, हम उसको वाटर में डालें, वाटर एज अ सॉल्वेंट इट इज रिटन एंड स्पोकन एज एक्वा। आपने लिथियम क्लोराइड लिया, उसको वाटर में ऐड कर दिया, वाटर में जाके लिथियम क्लोराइड डिजोल्व हो गया। जब लिथियम क्लोराइड डिजोल्व हो गया तो ये सॉलिड नहीं रहा बल्कि लिथियम आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया। और दोनों लिथियम और क्लोराइड आयन दे बिकम हाइड्रेटेड। उनके साथ स्टेट सिंबल आ जाता है AQ, एक्वियस। एक्वियस स्टेट का मतलब है कि हमारा लिथियम और क्लोराइड दोनों डिजोल्व हो गए हैं, दे हैव बिकम हाइड्रेटेड। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इस इक्वेशन को हम कहते हैं सिंपल केमिकल इक्वेशन। और अगर इस इक्वेशन में हम लोग एंथैल्पी चेंज भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसके एरो पे ऊपर एंथैल्पी चेंज लिख देते हैं क्योंकि हमने ये एक सोल्यूशन बना लिया। तो हम कहेंगे दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड। तो ये हमारी इक्वेशन अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन गई है। और ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गई है हमारी for the enthalpy change of solution of lithium chloride। ओके, इसके बाद अब मैंने आपको बताया था दो और एंथैल्पी चेंजेस हैं जो आपने यूज करनी है। एक है लेटिस एंथैल्पी, इस वक्त हम लेटिस एंथैल्पी यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है लिथियम क्लोराइड। और दूसरी हम यूज करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी देखें, अगर हम लिथियम क्लोराइड सॉलिड से अगर हम गैसियस लिथियम और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस कर दें, हमने लिथियम क्लोराइड को ब्रेक कर दिया। लिथियम क्लोराइड को ब्रेक करने से लिथियम गैसियस आयन बना और क्लोराइड गैसियस आयन बना। अगर हमने ये गैसियस आयन प्रोड्यूस कर दिए तो इस एंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो हुई है इसको बोलते हैं हम लेटिस एंथैल्पी क्योंकि हमें सॉलिड आयोनिक लेटिस से गैसियस आयंस मिल गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो गैसियस साइंस हैं दे विल बी सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्वा।
तो whenever some ions are surrounded and attracted by water molecules, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन, और उसमें जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो एरो यहाँ से गैसियस आयन से एरो हाइड्रेटेड आयंस की तरफ जाएगा, और एरो पे एंथैल्पी चेंज आप लिख देंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम आयन मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकॉज देयर इज 1 मोल ऑफ लिथियम, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोराइड आयन मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकॉज देयर इज 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। अब ये एक स्टाइल हो गया जिससे हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख ली फॉर द सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, या किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में हमेशा यही तीन एंथैल्पी चेंज होंगी। अब दूसरा स्टाइल क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है, देखें जरा। दोबारा हम लिथियम क्लोराइड से स्टार्ट लेंगे। लिथियम क्लोराइड सॉलिड लेंगे, हम उसको वाटर में डालेंगे। लिथियम क्लोराइड वाटर में जाके जब डिजॉल्व हुआ, हाइड्रेटेड लिथियम और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस हो गए, और इस स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ही होगी। अब इस केस में आपने क्या करना है, जो लेटिस एंथैल्पी है, प्रीवियस केस में हमने बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए लेटिस एंथैल्पी शो की है, तो सेकंड स्टाइल में हम सिर्फ लेटिस एंथैल्पी का एरो ही रिवर्स कर सकते हैं, बाकी किसी एरो को हम चेंज नहीं कर सकते। लेटिस एंथैल्पी जहां पे हमने पहले बॉन्ड ब्रेकिंग शो की है, अब हम उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेंगे। तो ये जो ग्रीन एरो है इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स करके भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयोनिक सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या होगा, गैसियस साइन से हम लेटिस आयोनिक लेटिस की तरफ एरो की डायरेक्शन कर देंगे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आयोनिक लेटिस फॉर्म हुई है फ्रॉम द गैसियस आयन। प्रीवियस केस को अगर आप देखें, सॉलिड आयोनिक लेटिस से गैसियस आयन बने थे, तो वो लेटिस एंथैल्पी थी, लेकिन वो लेटिस एंथैल्पी एंडोथर्मिक थी। ये भी लेटिस एंथैल्पी है, लेकिन ये लेटिस एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि केस ए में बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हमने ब्रेक किया था, इस केस में आयोनिक बॉन्ड हम फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी साइड पे जो एरो है, गैसियस आयंस व्हेन दे विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, hydration will take place, hydration enthalpy of lithium ion and hydration enthalpy of chloride ion। इस एरो में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो दो स्टाइल्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें सिर्फ एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि आप जो लेटिस एंथैल्पी है, आप चाहें तो उसको एंडोथर्मिकली रिप्रेजेंट कर दें, चाहें तो एक्सोथर्मिकली, आप चाहें तो उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग शो कर दें, चाहे तो बॉन्ड फॉर्मेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करते हुए आपने ख्याल रखना है कि लेटिस एंथैल्पी अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो बॉन्ड ब्रेक में हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव होगी। और इसके अलावा अगर कभी आयोनिक कंपाउंड के बजाय आपको कोवेलेंट कंपाउंड दे दे, तो लेटिस एंथैल्पी की जगह आपने बॉन्ड एंथैल्पी लिख लेना है, और उसी तरह अगर बॉन्ड ब्रेक किया आपने कोवेलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आपने बॉन्ड फॉर्म किया है तो बॉन्ड एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये तो हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हमने लिख ली, तीनों एंथैल्पी चेंजेस भी हमने इन्वॉल्व कर दी। अब हम इन पे हेसेस लॉ अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपने कभी अगर आपने कभी किसी एग्जाम में, या वैसे आपने कभी किसी को समझाना है, तो आपने याद रखना है कि अगर आपने स्टाइल ए से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, स्टाइल ए से, तो स्टाइल ए में आपने जब हेसेस लॉ अप्लाई करना है, तो देखिए उसका डायरेक्ट पाथ क्या होगा। डायरेक्ट पाथ अब इन दोनों स्टाइल्स में डिफरेंट होंगे। कैसे, देखें। हेसेस लॉ जब भी हम अप्लाई करते हैं, हमने सबसे पहले ये देखना होता है कौन सा स्टेज हमारा इनिशियल स्टेज है और कौन सा हमारा फाइनल स्टेज है। जैसे देखें, इस केस में इनिशियल स्टेज वो होगा जहां पे दो एरोज के टेल्स हों, तो केस ए के लिए इनिशियल स्टेज मार्क करते हैं, ये हमारा इनिशियल स्टेज होगा क्योंकि दोनों एरोज के टेल्स हैं यहाँ पे। और फाइनल स्टेज वो होगी जहाँ पे दो एरोज के हेड्स हों, तो हाइड्रेटेड आयंस जो हमारी है वो फाइनल स्टेज होगी। तो बात जो याद रखने वाली है, अगर आपने कभी किसी एग्जाम में या किसी को समझाने के लिए ये लेटेस्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखी हैं, और आपने स्टाइल ए से थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, तो हमेशा याद रखने वाली बात है, इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो सिंगल एरो होगा, जो बाकी दो का सम होगा, वो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एक स्टेप में इनिशियल से फाइनल में जा रहा है। तो एक स्टेप में जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट पाथ होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपने स्टाइल ए को फोकस किया है। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सम ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ लिथियम क्लोराइड and hydration enthalpy of lithium ion and hydration enthalpy of chloride।
तो अगर कभी किसी भी जगह आपने स्टाइल ए से थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, तो हमेशा याद रखें एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। और इसके मुकाबले में अगर कभी आपने स्टाइल बी से बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड लैटिस एंथैल्पी आपने यूज की है, तो फिर देखिए इनिशियल स्टेज कौन सा होगा और कैसे आप हेसिस लॉ अप्लाई करेंगे। इनिशियल स्टेज अब होगा गैसियस क्लोराइड एंड गैसियस लिथियम आयन, और फाइनल स्टेज होगा हाइड्रेटेड, वो तो वही रहेगा, लेकिन अब रिजल्टेंट वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा। तो कहने का मकसद यह है, अगर कभी आपने बॉन्ड ब्रेकिंग की लैटिस एंथैल्पी के लिए या बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और अगर आपने कभी बॉन्ड फॉर्मेशन की लैटिस एंथैल्पी के लिए या बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, तो फिर हमेशा आपका क्या रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द पॉजिटिव आयन, दैट इज लिथियम आयन इन दिस केस, plus hydration enthalpy of chloride ion, it is equal to sum of lattice enthalpy and solution enthalpy। तो बात को समझें, इन दोनों स्टाइल में से जो मर्जी स्टाइल आप अडॉप्ट करें, दोनों स्टाइल बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन इनमें इन पे जो हेसिस लॉ के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर आपका डिफरेंट निकलेगा। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आंसर दोनों से आपका सेम आएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।